हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं अपनी वीडियो में बनाने वाली हूँ जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड टॉपिक्स। एंड जो इसमें हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो होगा कि हम एक रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रिटर्न फाइल करनी है या रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज उसको चाहिए होगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू डिटरमाइन द लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये भी हमें इस चैप्टर से में सीखने के लिए मिलेगा। एंड एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं और उनसे रिलेटेड सेक्शन उससे रिलेटेड सेक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है रिटर्न्स का, ये जीएसटी में आपके सीए सीएमए इंटर और फाइनल दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। सो फर्स्टली व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस हमें गो थ्रू करने हैं। सो इसमें जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी सेक्शन 37 टू सेक्शन 48 हम इसमें पढ़ेंगे। एंड इसमें मैं आपको अभी इंडिविजुअली नहीं बताने वाली हूँ। हम स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 37 विच इज़ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि वो अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारे पास जीएसटी रिटर्न जब हम फाइल कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू हम जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम जीएसटी पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं www.gst.gov.in पर, या हम कोई ऑफलाइन यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन जो है उसके थ्रू कर सकते हैं, या जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स जिसके बारे में अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, फाइन। सो सेक्शन 37 जो है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, कि हम जो है कौन फर्निश करेंगे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज मींस कि अगर हम कोई सेल कर रहे हैं, कोई जो हमारी सेल्स हमारे हो रही हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स हमें फर्निश करनी पड़ेगी इस रिटर्न में। सो हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, कौन रिस्पॉन्स मीन्स हु इज़ रिक्वायर्ड, किसको रिक्वायरमेंट है। सो ये हर वो रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल फर्निश करना ज़रूरी है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, फर्निश्ड टू बी फर्निश्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन। तो कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो पर्सन जो कि एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कि हमने पढ़ा है कि भाई जो बंदा कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहकर किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहकर अपना बिजनेस नहीं कर रहा है, ही इज़ रिक्वायर्ड टू गो एंड मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू मेक हिज सप्लाईज, फाइन। सो उस पर्सन को भी अपने आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स को फर्निश करना रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सारे टर्म्स पता हैं, अगर नहीं पता तो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज़ इन विच आई विल बी गो थ्रू these terms. So अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर means every registered person is required including casual registered person except the following। इन सब लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों को जो है अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जो है डिटेल्स फर्निश करना इज़ मैंडेटरी। कौन कौन है वो लोग? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, non-resident taxable person, person paying tax under composition scheme, person deducting tax at source, person collecting tax at source, person collecting tax at source, and supplier of online information and database access or retrieval services, fine। ये सब लोगों को जो है अपनी डिटेल्स फर्निश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइन। तो ये है हमारे ये इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें रिमेंबर रखनी है। नाउ व्हाट इज़ अ फॉर्म, कौन सा फॉर्म है जो कि हमें चाहिए होगा
to furnish the details of outward supplies. So that is form GSTR1. So GSTR1 फॉर्म में हम ये आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स को फर्निश करते हैं. फर्दर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. फर्दर अ nil GSTR1 कैन बी फाइल थ्रू एन SMS यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर. फाइन. उसके बाद है कि ड्यू डेट क्या होगी. GSTR1 को फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी. ड्यू डेट होगी 10th ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ. फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ सेप्टेम्बर की जो जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज है उसकी डिटेल्स मुझे जो फर्निश करनी है उसकी ड्यू डेट क्या होगी. 10th ऑफ सेप्टेम्बर के बाद अक्टूबर, 10th ऑफ अक्टूबर की जो है दैट विल बी द ड्यू डेट. बट इसमें एक पॉइंट है कि कोई भी मुझे आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स अगर मैं 10th तक नहीं फिल कर पाई तो उसके बाद मैं फ्रॉम 11th to 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ मैं इसकी फाइलिंग नहीं कर सकती. फाइन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसके जो हम रीड करने वाले हैं. द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ अक्टूबर will be required to be furnished on or 10th of November and GSTR1 for October cannot be filed between 11th November to 15th of November. ठीक है. इसके बाद इसमें लिखा है कि कोई भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1 अगर GSTR1 को फाइल करने की ड्यू डेट जो है दैट इज 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ अगर उसको एक्सटेंड करना चाह रहा है कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ स्टेट GST कमिश्नर तो उसके अप्रूवल पर ये डेट एक्सटेंड हो सकती है. कब. 10th डे टू 11th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. इसके बाद है क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR1. अब इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि अगर कोई ऐसा टैक्स पेयर है जो कि एक स्मॉल टैक्स पेयर है. अब स्मॉल टैक्स पेयर कौन होंगे. स्मॉल टैक्स पेयर वो होंगे कि जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम की होगी. अब कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम की होगी उनके लिए एक ऑप्शन मिला है कि वो अपने GSTR1 की जितनी भी डिटेल्स फर्निश करना चाहते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर कर सकते हैं. फाइन. वो क्वार्टरली बेसिस पर कर सकते हैं. पर अभी तक ये फैसिलिटी जो है वो क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2020 तक दी गई है. फाइन. एंड इसमें हमें पता चलेगा कि फॉर द क्वार्टर्स एंडिंग दिसंबर 2020 एंड मार्च 2021 द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR1 has been notified as 13th of the month succeeding the end of the quarter. Fine. पर ये जो फैसिलिटी दी गई है किस किस को दी गई है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम की है. पर जिनकी ज़्यादा है उनका क्या, उनको वैसे ही मंथली बेसिस पर करना पड़ेगा. ठीक है. और इसमें इस बॉक्स को रीड करेंगे कि अ टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड. जब तक करंट टैक्स पीरियड ओवर नहीं हो जाता तब तक वो GSTR1 की फाइलिंग को नहीं कर सकता है. फाइन. पर देयर आर एग्जेम्पशंस. कौन कौन से एग्जेम्पशन है. कैजुअल टैक्सेबल टैक्स पेयर. कैजुअल टैक्स पेयर के लिए ये एग्जेम्पशन है अगर कैंसिलेशन ऑफ GSTIN ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर, अगर कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है उसका कैंसिलेशन हो रहा है तो उस केस में भी इसका GSTR1 की जो है बिफोर मीन्स करंट टैक्स पीरियड के एंड होने से पहले जो है बोला गया ना, जैसे कि बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड के ख़त्म होने से पहले आप नहीं कर सकते. फाइन. इसके बाद हमारे पास है कंटेंट्स. क्या क्या कंटेंट्स होंगे GSTR1 के. तो बेसिक एंड अदर डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. ठीक है. तो बेसिक एंड अदर डिटेल्स में है GSTIN, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एग्रीगेट टर्नओवर कितनी रही है प्रीवियस ईयर में, ईयर एंड मंथ, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड. अब HSN आप पूछेंगे क्या होगा. सो आई एम गोइंग, ये फर्दर वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी HSN क्या फुल फॉर्म होता है या क्या उसका मीनिंग होता है.
देन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, B2B इंक्लूडिंग UIN होल्डर, B2C इंटर स्टेट सप्लाईज, या इस पैराग्राफ को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ के लिए हमारे पास ये आया है कि हम देखिए, अब हम कोई भी अब फर्निश कर रहे हैं GSTR 1 में, जो हम GSTR 1 में जो हम डिटेल्स फर्निश कर रहे हैं, तो उस केस में हम कौन सी डिटेल्स ऐसी होंगी जिसको इनवॉइस वाइज करेंगे, मींस हम उसको इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज हम उसकी डिटेल्स को फर्निश करेंगे, और कौन सी ऐसी डिटेल्स है जिनको हम कंसोलिडेट करके देंगे। ठीक है, तो अब कौन सी डिटेल्स होंगी, किन किन के लिए द डिटेल्स शुड बी इनवॉइस वाइज। तो अगर कोई भी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट अब सप्लाईज में कर रही हूँ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट का मतलब क्या है कि इंटरस्टेट का मतलब है कि मैं दिल्ली से किसी और स्टेट में मैं सप्लाई कर रही हूँ, एंड इंट्रास्टेट मीन्स मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ही मैं अपनी सप्लाई कर रही हूँ, तो दैट इज़ इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, अगर मैं अपनी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाईज कर रही हूँ और वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही कर रही हूँ, तो इन दैट केस ये जो डिटेल्स होंगी मैं इनवॉइस वाइज उनको दूंगी। मतलब हर एक इनवॉइस जो डिफरेंट इनवॉइस मैं बना रही हूँ उनको उनकी डिटेल्स डिफरेंटली मैं फर्निश करूँगी। ठीक है, पर अगर कोई ऐसी सप्लाई कर रही हूँ मैं जो कि एक इंटर स्टेट सप्लाई है, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, और वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, और वो इनवॉइस जो है वो विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग ₹2,50,000, उसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है 2,50,000 को, तो भी मैं इनवॉइस वाइज ही करूँगी। यहाँ पे वो अनरजिस्टर्ड है तब भी, अगर वो इंटरस्टेट है। फाइन, अब कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल, कंसोलिडेट मतलब एक साथ करके मैं कौन सी डिटेल्स को फर्निश करूँगी। इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी मैं इंट्रास्टेट सप्लाईज कर रही हूँ जो कि किसको कर रही हूँ, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रही हूँ, फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, मतलब जितने रेट ऑफ टैक्स अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है उनके लिए अलग अलग होगा, पर बाकी के जिनके रेट्स सेम हैं उनको मैं कंसोलिडेट कर दूंगी। किन के बीच में, अगर इंट्रास्टेट सप्लाईज है, अगर मैं उसको अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ कर रही हूँ फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। फाइन, दूसरा है कि अगर मैं कोई इंटरस्टेट सप्लाईज कर रही हूँ, अगर मैं कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और वो मैं किसको कर रही हूँ, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रही हूँ, विद इनवॉइस वैल्यू अप टू ₹2,50,000। मतलब यहाँ तो ये था ना कि वैल्यू एक्सीड कर रही है 2,50,000 को, यहाँ क्या है, वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग ₹2,50,000 फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स सेपरेटली फॉर ईच स्टेट। फाइन, तो ये पॉइंट नाउ यहाँ पर आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। अगर मैं कोई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज कर रही हूँ, अगर वो बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कंज्यूमर है, फाइन, अगर वो बिजनेस टू बिजनेस है और वो इंटरस्टेट सप्लाईज है या इंट्रास्टेट सप्लाईज है, और वो इनवॉइस वाइज डिटेल्स मुझे देनी पड़ेगी, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल द सप्लाईज टू बी अपलोडेड इनवॉइस वाइज बिजनेस टू बिजनेस। मतलब यहाँ पे दोनों पर्सन जो हैं वो क्या है, रजिस्टर्ड हैं। तो अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन्स के बीच में कर रही हूँ, चाहे वो इंटरस्टेट है चाहे वो इंट्रास्टेट है, सो इन दैट केस जितनी भी इनवॉइस अलग अलग होंगी वो मैं उनको अलग अलग उनको अपलोड करूँगी। दूसरा केस है B2C सप्लाईज, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें क्या है कि कंज्यूमर जो है वो अनरजिस्टर्ड है। अब कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड के साथ में कर रहे हैं हम कोई सप्लाईज, और तो वो चाहे इंटरस्टेट होगी और वो इंट्रास्टेट होगी, दो केस बनेंगे, या तो वो इंटरस्टेट सप्लाईज होगी या वो इंट्रास्टेट सप्लाईज होगी। अगर वो इंटरस्टेट सप्लाईज होगी और उसकी इनवॉइस की वैल्यू जो होगी वो 2.5 लाख से ज़्यादा की होगी, तो मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स को अपलोड करना पड़ेगा। बट अगर मेरी इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से कम की रहेगी तो स्टेट वाइज, मतलब हर स्टेट की अलग अलग करके मैं कंसोलिडेटेड डिटेल्स को अपलोड कर दूंगी। दूसरा केस है कि अगर इंट्रास्टेट सप्लाईज है
तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज है, तो उस केस में मैं हर एक रेट ऑफ टैक्स के लिए कंसोलिडेटेड डिटेल्स को अपलोड करूँगी। अब इसके बाद है कि हमें जब हम GSTR 1 की डिटेल्स को फर्निश कर रहे हैं तो हम क्या ज़रूरी है कि हम जितनी भी रिसीप्ट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, उनको उनकी स्कैन कॉपीज़ को अपलोड करें? तो इसका आंसर है कि नो, only certain prescribed fields of information from invoices need to be uploaded. Only certain prescribed fields of information from the invoice need to be uploaded, जैसे कि invoice का नंबर, डेट, उसकी वैल्यू, डेट, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, एट्सेट्रा। फाइन। अब इसके बाद हम कर रहे हैं इंडिकेशन ऑफ HSN डिटेल्स। अब हमें जब भी कोई हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे या कोई हम सप्लाई कर रहे हैं, उसमें हम जो गुड्स को की सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू गिव द HSN डिटेल्स। अब HSN डिटेल्स क्या है, HSN क्या है? तो HSN का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम से हमें पता चल सकता है कि भाई कि हम जब भी कोई गुड्स बन रहे हैं, अब देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं, उसमें कुछ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है बट वो डिफरेंट होते हैं। तो इस केस में देयर इज़ एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बना दिया गया है कि हर एक गुड की का एक स्टैंडर्डाइज्ड नंबर होगा, जो कि हम उस जब भी सप्लाई करेंगे तो उसमें वो HSN कोड जो होगा, HSN होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा गुड है वो और उस पर कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा। सो उसकी सिंप्लिसिटी को करने के लिए देयर इज HSN कोड। फाइन। सो HSN कोड जो है वो एक टर्नओवर के हिसाब से जो है एक रिसिप्ट में फिर एक रिसिप्ट में उसको दिखाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर। अगर कोई भी एक ऐसा टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ तक की है, तो उसको अपने तो उस केस में इनवॉइस में जो डिटेल्स डलेगी HSN कोड की, कितने नंबर होने चाहिए, तो कोई भी नंबर जो है उसको रेफर करना डालना ज़रूरी नहीं है। पर अगर उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है बट अप टू ₹5 करोड़ है, तो इन दैट केस 2 HSN कोड विल बी मेंशन्ड। अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है तो उस केस में जो HSN डिजिट्स मेंशन करने पड़ेंगे दैट विल बी 4। फाइन। तो ये जो है दिस इज़ फॉर द May June exams. If somebody is giving exams for December, so there is an amendment. अमेंडमेंट क्या है कि अगर अप टू ₹5 करोड़ है, 5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है, तो उस केस में अगर B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मतलब टैक्सेबल पर्सन टू टैक्सेबल पर्सन कर रहे हैं, सो इन दैट केस HSN कोड जो मेंशन करने पड़ेंगे दैट विल बी 4। अगर B2C है, टैक्सेबल पर्सन टू नॉन टैक्सेबल पर्सन, सो इन दैट केस 4 HSN डिजिट्स विल बी मेंशन। और अगर 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की टर्नओवर हो गई है तो 6 HSN कोड को मेंशन करना होगा। अब इसके बाद है कि कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ GSTR 1 टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब जो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स हमने सब करी है, अब जो रेसिपिएंट है मतलब जिसको वो रिसीव हुए हैं गुड्स या सर्विसेज, तो उस केस में क्या होगा कि जो रेसिपिएंट होगा उसके जो है GSTR 2A में और GSTR 4A में वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा आफ्टर दी 10th of the succeeding month. Fine. Now उसके बाद है how are the details of outward supply furnished in prior periods of amendment. अगर कोई जैसे कि हमने GSTR 1 की फाइलिंग कर दी है, डिटेल्स फर्निश कर दिए हैं और हमारी कोई अमेंडमेंट या कोई करेक्शन एंट्रीज हमें पास करनी है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, सो उस केस में देयर इज़
टेबल 9, 10 एंड 11 ऑफ GSTR 1 जो कि प्रोवाइड करता है फॉर अमेंडमेंट इन डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड इन अर्लियर पीरियड्स, उससे पहले पीरियड के लिए अगर हमें कोई करनी है तो। अब व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, हम कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? तो रेक्टिफिकेशन की जो डेट है, सो दैट इज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सेक्शन अभी हम पढ़ेंगे, फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स पर्टेन। सो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन 39, या तो डेट ऑफ मंथली रिटर्न और जो होगी वो, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट होगी। सो इट विल बी अर्लियर ऑफ बोथ, इट विल बी अर्लियर ऑफ बोथ। अब मुझे नील GSTR 1 फिल करना है। फाइलिंग ऑफ GSTR 1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इवन इफ देयर इज नो बिजनेस। अगर कोई नहीं भी बिजनेस हो रहा, कोई टैक्स पे नहीं भी करना पड़ा, उस केस में भी देयर इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू ऑफ फाइलिंग GSTR 1। इसके बाद है नील GSTR 1 कैन बी फाइल थ्रू एन SMS यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द taxpayer. GSTR 1 सबमिटेड थ्रू SMS इज वेरीफाइड बाय द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेस्ड OTP फैसिलिटी। तो ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, इसलिए आज मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। जो बाकी के सेक्शंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।